गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एमए फोर्थ सेम ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है हेल्थ केयर डिलीवरी इन इंडिया। और इसको जानने के पहले हम देखें कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं किस प्रकार हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति क्या है। यदि हम देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि भारत अपने जीडीपी का 1.4% हेल्थ केयर में खर्च करता है और भारत की कुल जनसंख्या की 50% से अधिक जनसंख्या अपने आय के 70% हिस्सा हेल्थ केयर में खर्च करता है। 470 मिलियन जनसंख्या भारत की दवा पर क्रय करने में सक्षम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में प्राथमिक हेल्थ केयर और कम्युनिटी हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन इन सुविधाओं को यदि हम देखें तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर है उसमें 68% सेंटर ऐसे हैं जहां पर ऑपरेशन थिएटर नहीं है और लगभग 29% सेंटर ऐसे हैं जहां पर लेबर रूम नहीं है। उसी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 81.5% सेंटर ऐसे हैं जिन स्थानों पर हमें ना ही सर्जन मिलते हैं और ना ही स्पेशलिस्ट मिलते हैं। भारतीय सैंपल सर्वे 2018 के रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखें तो भारत में लगभग 68% शहरी जो जनसंख्या है और लगभग 58% ग्रामीण जनसंख्या है, वो अपने उपचार हेतु प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहां से उपचार कराते हैं। और यही कारण है कि भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है, जिसमें लगभग 55 मिलियन जनसंख्या है, हेल्थ केयर के कारण गरीबी रेखा पर आ गई है। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ की सुविधाएं हैं लेकिन व्यवस्थित नहीं है, जिस तरह से एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए वो स्थिति भारत में हमें नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आइए हम देखें कि भारत में हेल्थ सुविधाएं किस प्रकार है, उसे जानने का प्रयास करें। सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसे 5 सेक्टर में विभक्त किया गया है। पहला है पब्लिक सेक्टर या पब्लिक हेल्थ सेक्टर कहते हैं। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। तीसरा है इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। चौथा है वॉलंटरी हेल्थ सेंटर या हेल्थ एजेंसी। और अंतिम है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। पहला है पब्लिक हेल्थ सेंटर, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ सेंटर आते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत हम देखें पीएचसी है, सब सेंटर है। सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, रूरल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इसके अतिरिक्त यदि हम स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बात करें, टीचिंग हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। हेल्थ केयर हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है, स्कीम है, वो भी प्रोवाइड करता है, जिसमें ईएसआई है जो स्टेट लेवल का है और सीजीएचएस है जो सेंट्रल लेवल का है। अदर एजेंसीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जिसमें डिफेंस है और रेलवे सर्विसेज है। सेकंड है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में यदि हम देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम्स हैं, पॉलीक्लिनिक आदि हैं, जनरल प्रैक्टिशनर है जो समय समय पर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत देखें तो आयुर्वेद है, यूनानी पैथी है और होम्योपैथी इसके अंतर्गत आते हैं। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी के अंतर्गत देखें तो एनजीओज हैं, नेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो समय समय पर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं और ऐसे पुअर जो पॉपुलेशन है उन्हें फ्री में भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। और अंतिम है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर कई स्कीम या योजनाएं संचालित की जाती है और जिसका फायदा हमारे यहाँ की जनसंख्या को
प्राप्त होता है। भारत के हेल्थ केयर को जानने के पहले उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को जानना आवश्यक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के आधार पर भारत को 6 जोन में बांटा गया है। और 6 जोन के अलावा यदि हम देखें तो भारत को स्टेट और टेरिटोरियल यूनियन में भी बांटा गया है। और इस तरह से यदि हम देखते हैं तो भारत के जो स्टेट है उसको सब डिवीजन में बांटा गया है, जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के रूप में जाना जाता है, और डिस्ट्रिक्ट को पुनः तहसील या तालुका में विभक्त किया गया है। ये जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है इसे 3 लेवल में हम या भारत के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ लेवल या हेल्थ केयर लेवल भी हम कह सकते हैं। और सबसे जो छोटा लेवल है, निचला लेवल है जिसको हम कह सकते हैं, वो विलेज लेवल है। विलेज लेवल से हम आगे बढ़ते हैं तो सब सेंटर, सब सेंटर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो सुविधाएं हैं उससे अधिक सुविधाएं या हाई लेवल की सुविधाएं हमको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मिलता है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से में भी जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती तो हम आगे जाते हैं रूरल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में के अंतर्गत जाते हैं। और सबसे अपर लेवल में है स्टेट लेवल सुविधाएं, जो रीजनल लेवल, स्टेट लेवल एंड टीचिंग हॉस्पिटल और ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो विलेज लेवल, सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसको प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के अंतर्गत रखा गया है। और ये छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उसके केयर करने के लिए ये तीनों जो सेंटर हैं ये हेल्थ केयर करते हैं। दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और रूरल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हो पाती तो आगे के लिए उसको रेफर किया जाता है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और रूरल जो हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ। और ये सेकेंडरी लेवल के सर्विसेज होते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है टर्सरी लेवल, टर्सरी हेल्थ केयर लेवल जिसको हम कहते हैं, और जिसके अंतर्गत स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, टीचिंग हॉस्पिटल एंड ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट इसके अंतर्गत आते हैं। हमारा जो भारत है अलग अलग लेयरों में बटा हुआ है और उस लेयर के आधार पर ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। पहला है सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल। स्टेट को पुनः उसके डिवीजन किया गया है डिस्ट्रिक्ट पे। डिस्ट्रिक्ट को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट तहसील और तालुकों में बटा हुआ है, और ये उसे ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ब्लॉक कई गांवों से मिलकर ब्लॉक बना हुआ है और ब्लॉक के अंतर्गत विलेज आते हैं। यदि हम डिस्ट्रिक्ट को बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह के क्षेत्र होते हैं, एक रूरल एरिया और दूसरा अर्बन एरिया। अर्बन एरिया की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत उस अर्बन एरिया को गवर्न करने वाली बॉडी होती है म्युनिसिपल बॉडी, और जिसके अंतर्गत शहर आते हैं। शहर कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। छोटे शहर जिसमें म्युनिसिपालिटी होती है और बड़े शहर जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और यह शहर वार्ड में बटा होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत यदि हम देखें तो ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, अगर उसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो हम सबसे पहले हमें ये दिखाई पड़ता है कि 1975 में श्रीवास्तव कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें इसको लाया गया, और ये रूरल हेल्थ स्कीम के तहत ये आया, और 3 टियर सिस्टम के अंतर्गत ये डिलीवर्ड हुआ। इसके पश्चात 1978 में अल्मा-अटा इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में उस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ के अचीव के लिए लक्ष्य रखा गया और उसे पुनः रिवाइज किया गया, और ये रिवीजन 2000 में किया गया। फिर एक पॉपुलेशन पॉलिसी आई
नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 2002 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया, और समय समय पर इस तरह से एक जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के द्वारा समय समय पर ये रिवाइज किया गया। प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया के अंतर्गत यदि हम देखें तो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, सबसे जो प्रारंभिक लेवल है या लो लेवल है वो विलेज लेवल है। ये विलेज लेवल जो है वो किस तरह के ऑपरेशन करते हैं, उनका क्या फंक्शन है और उसकी स्कीम क्या है। तो उस स्कीम को कई भागों में विभक्त किया गया है। पहला है विलेज हेल्थ गाइड स्कीम, दूसरा है ट्रेनिंग ऑफ लोकल डाइज, ICDS स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसको कहा गया है, आशा स्कीम, ये विलेज लेवल स्कीम है ये चारों। और ये जो स्कीम है ये विलेज में ही संचालित होते हैं, और यहाँ पर जो वर्कर होते हैं और वो वर्कर या जो वॉलंटियर है वो कम्युनिटी से ही लिया जाता है, वहाँ विलेज के ही कम्युनिटी से ही लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो उसमें अपनी सहभागिता देती है उनको चूज करने के लिए। ये पूरी तरह से ये सरकारी व्यक्ति नहीं होता है, और ये इसे ट्रेन किया जाता है और समय समय पर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है हेल्थ केयर के संदर्भ में। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये व्यक्ति जब चूज कर लिया जाता है तो ये अपने विलेज के कम्युनिटी को हेल्थ वर्क हेतु उसे कुछ समय देना होता है, और उस समय के लिए उसको समय समय पर ऑनरेरियम भी उसके वर्क के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट है विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड की जब हम बात करते हैं तो ये 2 अक्टूबर 1977 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, और ये रूरल हेल्थ स्कीम के अंडर आता है। इस स्कीम के अंतर्गत यदि हम देखें तो भारत में पूरे स्टेट के लिए ये लागू हुआ, लेकिन कुछ ही स्टेट इस पे इस कार्य को संचालित किया। उसका कारण ये था कि इससे मिलता जुलता जो स्कीम है भारत में और भी कई स्टेट में चल रहा था। इसमें मुख्य स्टेट है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो विलेज हेल्थ गाइड है वो प्राय महिलाएं होती है, महिला को ही चुना जाता है, और कभी अगर पुरुष विलेज हेल्थ गाइड के अंतर्गत होते हैं तो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसे बाद में महिला में परिवर्तित कर दिया जाता है, महिला को दे दिया जाता है, ये कहा जा सकता है। और जो विलेज हेल्थ गाइड है वो कम्युनिटी से ही चुना जाता है, और उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है। उसमें पहला ये है कि जो भी मेंबर होगा वो लोकल कम्युनिटी से होगा और वहाँ का परमानेंट रेसिडेंशियल होगा। दूसरी बात ये है कि उसे कुछ पढ़ना लिखना आना चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका 6 क्लास होना चाहिए, भले उससे अधिक हो, 6 क्लास से नीचे ना हो। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कम्युनिटी के लोग एक्सेप्ट करें, और उसे उस मेंबर को अपने कम्युनिटी के हेल्थ वर्क के लिए 2 से 3 घंटे प्रतिदिन देना पड़ेगा। विलेज हेल्थ गाइड जो है जब उसकी ट्रेनिंग हो जाती है तो ट्रेनिंग के दौरान उसे कुछ वर्किंग मैनुअल या विवरण पुस्तिका दिया जाता है, और ये जो ट्रेनिंग है 200 घंटे की होती है, और 200 घंटे की जब ट्रेनिंग होती है तो उसी बीच उसे स्टाइफंड दिया जाता है 200 रुपये पर मंथ। ट्रेनिंग के बाद उसे एक वर्किंग मैनुअल या विवरणिका या विवरण पुस्तिका दी जाती है जिसमें हेल्थ केयर के संदर्भ में सारा इंफॉर्मेशन होता है, और एक मेडिसिन किट दिया जाता है। उस मेडिसिन में सिंपल मेडिसिन होते हैं सिंपल बीमारियों के लिए, जिसका उपयोग कर वो
हेल्थ केयर कर सकता है। इसकी अपनी ड्यूटीज होती हैं हेल्थ गाइड्स की। उस ड्यूटीज के अंतर्गत यदि हम देखें तो वो सिंपल ट्रीटमेंट कर सकता है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, कोई क्रिटिकल पोजीशन है, तो उसे रेफर करने का भी अधिकार है। वो अपने से अपर लेवल को रेफर कर सकता है। फर्स्ट एड की सुविधाएं दे सकता है। जच्चा बच्चा, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को भी ध्यान रख सकता है। फैमिली प्लानिंग के संदर्भ में लोगों को अवेयर कर सकता है, जानकारी दे सकता है, और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षाएं बीच बीच में प्रदान करता है। इसके अलावा सैनिटेशन या साफ सफाई के संदर्भ में भी उन्हें अवेयर करता रहता है। इसके लिए उसे हॉनरेरियम 50 रुपए पर मंथ दिया जाता है और समय समय पर रिवाइज होता है। इसके अतिरिक्त उसे 600 रुपए कीमत की एक मेडिसिन दी जाती है प्रति वर्ष। ये जो विलेज हेल्थ गाइड है, ये कम से कम 3 साल तक उसे ये कार्य करना होगा। 3 साल के लिए वो होते हैं, मिनिमम 3 साल के लिए। 3 साल के पहले इसे छोड़ नहीं सकता। और जो नेशनल लेवल का टारगेट है कि 1000 रूरल पॉपुलेशन में एक विलेज हेल्थ गाइड होना चाहिए, और वर्तमान में ये डिसकंटिन्यू है। और अभी विलेज में आशा, आंगनबाड़ी वर्कर ये हेल्थ केयर की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लोकल दाइज, इसका नाम आपने सुना होगा, स्थानीय दाई। प्राचीन काल से प्रथा आ रही है कि दाई के द्वारा घर में डिलीवरी करवाया जाता था, और ये जो लोकल दाई है उसी को रूरल हेल्थ स्कीम के तहत ट्रेन किया जा रहा है, और उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ट्रेनिंग देने के बाद वो जब स्किल्ड हो जाती है, तो स्किल्ड होने के बाद उसे कई तरह की हेल्थ केयर संबंधी शिक्षा दी जाती है। टोटल 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और इस 30 दिन की ट्रेनिंग में उसे स्टाइफन दिया जाता है 200 रुपए दिया जाता है। और ट्रेनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर जिसको कहते हैं, और तीसरा है MCH सेंटर से के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जब दी जाती है तो वीक के 2 दिन उसे सेंटर में ट्रेन किया जाता है, और 4 दिन वो हेल्थ वर्कर के साथ विलेज में काम करता है। ट्रेनिंग के दौरान ही उसे कम से कम 2 डिलीवरी कराना आवश्यक है, जो हेल्थ वर्कर, एनएम्स या नर्स और हेल्थ असिस्टेंट के सामने होगा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि उन्हें साफ सफाई से संबंधित जो शिक्षा है वो भी दी जाती है, विशेष रूप से जिसको एसेप्सिस कहा जाता है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसे एक डिलीवरी किट दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और इसके साथ साथ उसे समय समय पर फैमिली प्लानिंग से संबंधित जो शिक्षा है स्मॉल फैमिली के लिए, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा जाता है। और इस तरह से नेशनल जो टारगेट है कि हर गांव में एक ट्रेन लोकल दाई होना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर की बात जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ICDS स्कीम के तहत ये आंगनवाड़ी वर्कर आते हैं, इंडियन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, और जिसमें लगभग 400 से 800 पॉपुलेशन के बीच एक आंगनवाड़ी वर्कर होता है, और ICDS प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं। ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इनके
इनकी भी ट्रेनिंग होती है, इनको 4 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे एस्पेक्ट है, इसको लेकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हेल्थ अवेयरनेस के संदर्भ में, न्यूट्रिशन अवेयरनेस के संदर्भ में, चाइल्ड डेवलपमेंट के संदर्भ में। और इसके साथ जब वो ट्रेंड हो जाती है तो उसे पर मंथ 100 या 1500 रुपये दिया जाता है। उसके क्या सर्विसेज है, यदि उस सर्विसेज की बात करें, उनके कार्य की बात करें, तो वो समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाती है, ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग करती है बच्चा जच्चा दोनों का, इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण की व्यवस्था करती है, स्वयं टीका नहीं लगाती बल्कि टीकाकरण की व्यवस्था करती है, उसका अनाउंसमेंट भी करती है और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रदान करती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देती रहती है। और जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, वहाँ जो छोटे बच्चे हैं उन्हें एजुकेट किया जाता है और ये एजुकेशन नॉन फॉर्मल होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, कहने का मतलब इसमें कोई किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं दिया जाता, केवल शिक्षा या ज्ञान उन्हें दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई क्रिटिकल केस है, उसे रेफर करने का भी अधिकार उसे होता है। बेनिफिशरीज यदि हम देखें तो हम देखते हैं किसको किसको फायदा होता है उसमें। तो एक नर्सिंग मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, रिप्रोडक्टिव एज वाली जो महिलाएं हैं, जो 6 साल से कम के बच्चे हैं और किशोर की लड़कियां हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं जिन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है आशा। आशा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्लिप हो रहा है। आशा जो है वो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है और इसमें मुख्यतः महिलाएं ही होती हैं वर्कर के रूप में, और वो जिस गांव की आशा होती है वो उस गांव से ही ली जाती है, अर्थात वो गांव की रहने वाली हो, परमानेंट रहने वाली हो और लगभग 25 से 45 साल की उम्र हो उसकी, और फॉर्मल एजुकेशन जो है वो है 8वीं पास होना चाहिए और लोगों को अपनी बात कह सके और लोगों की बात सुन सके, अर्थात कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा हो और लोगों को लेके चलने की प्रवृत्ति हो, लीडरशिप क्वालिटी भी उसमें हो, तो वह उसके लिए अच्छा होता है। जब वो ट्रेंड हो जाती है तो उसे एक ड्रग किट दिया जाता है, मेडिसिन की किट दी जाती है और कुछ केवल ट्रेनिंग होने के बाद ट्रेनिंग समाप्त नहीं हो जाता, समय समय पर उसे ट्रेन किया जाता है। आशा जो है वो उसे किसी तरह का कोई पे नहीं किया जाता है या इनकम नहीं मिलता है, उसके परफॉर्मेंस पे उसे इनकम मिलता है और वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव प्राप्त करता है। जैसे कि लोगों को इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण के लिए प्रमोट करना, किसी को रेफर करना, इसके अलावा जो विलेज है जहाँ पर टॉयलेट वगैरह नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, तो टॉयलेट कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, किस तरह से बनेगा, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना, ये सारा काम आशा करती है और जिसके लिए उसे समय समय पर इंसेंटिव्स मिलते हैं। आशा जो है वो नॉर्मल 1000 पॉपुलेशन में एक आशा विलेज में होती है, लेकिन इसके अलावा यदि हम देखें कोई हिली रीजन है, ट्राइबल एरिया है, डेजर्ट एरिया है या कोई समस्याग्रस्त एरिया है, वहाँ पर एक हैबिटेशन में एक आशा होती है। उस पर पॉपुलेशन लिमिट तय नहीं किया गया है, एक सेटलमेंट एरिया है उसमें एक आशा होगी।
आशा के क्या वर्क है, उसकी लाइजनिंग क्या है, यदि हम देखें तो आशा जो विभिन्न प्रकार की कमेटियां रूरल एरिया में है उससे मिलकर काम करती है। जैसे वुमेन्स कमेटी है, बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन्स हेल्थ कमेटी है, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी है, ग्राम पंचायत है, एनएम्स है और आंगनबाड़ी वर्कर्स है। इनकी लाइजनिंग करने का काम करती है आशा, करती है और उसके साथ मिलकर कार्य करती है। सब सेंटर ये मोस्टली रूरल एरिया के लिए होता है और 5000 जनसंख्या में एक सब सेंटर होता है। और कुछ विपरीत परिस्थिति जैसे हिली रीजन है, ट्राइबल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, 3000 होना चाहिए, तो वहां पर एक सब सेंटर होगा। ये जो सब सेंटर है ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं और ये मेन सर्विसेज जो देते हैं वो टीकाकरण है, एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल केयर, मतलब प्रसव से पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के बाद जो हेल्थ केयर देना चाहिए वो सुविधाएं इनके द्वारा दी जाती है। प्रिवेंशन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण से बचाव के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा जो परिवार नियोजन के लिए काउंसलिंग करना और दो बच्चों के बीच किस तरह का गैप होना चाहिए इसकी भी जानकारी फैमिली को दी जाती है। बीच बीच में छोटी मोटी बीमारियों के लिए वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फीवर है, डायरिया है या कोई महिलाओं को इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए ये मेडिसिन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को समय समय पर लोगों तक पहुंचाती है और उसको भी इम्प्लीमेंटेशन का काम आशा सब सेंटर के द्वारा किया जाता है। फैमिली जो से रिलेटेड वर्क है उसके बारे में सब सेंटर के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। सब सेंटर, इसमें जो स्टाफ होते हैं वो स्टाफ में पहला है एनएम्स होते हैं, एक मल्टीपर्पस वर्कर्स होता है जो मेल होता है, एक वॉलेंट्री हेल्थ वर्कर्स होता है और आवश्यकता पड़ने पर एक एनएम्स भी लिया जा सकता है। दो हेल्थ असिस्टेंट होते हैं जिसमें एक लेडी हेल्थ विजिटर होती है और दूसरा है एक हेल्थ असिस्टेंट मेल होता है। इनको समय समय पर सैलरी दी जाती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है इनकी सैलरी, मतलब फंड वहां से आता है उससे इनको सैलरी दी जाती है। ये जो फंड है वो एनएम्स के लिए होता है, लेडी हेल्थ विजिटर के लिए होता है, सब सेंटर के रेंट के लिए, किराए के लिए होता है, ड्रग्स है, मेडिसिन है, इक्विपमेंट है, किट्स है उसके लिए होता है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो कुछ जो एम्प्लॉयज हैं जो आवश्यकता पड़ने पर उसको रखा जाता है तो उस एम्प्लॉयज को भी कंटिजेंसी मनी के रूप में फंड दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स पे किसको करती है, केवल मेल हेल्थ वर्कर को। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी जिसको हम कहते हैं, ये 30,000 पॉपुलेशन में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, लेकिन हिली रीजन, ट्राइबल एरिया और बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर 20,000 पॉपुलेशन में भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर या पीएचसी होता है। इसके फंक्शंस क्या हैं, तो 8 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसके द्वारा प्राइमरी हेल्थ केयर किया जाता है, जिसमें है मेडिसिन केयर, मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ जिसके साथ फैमिली प्लानिंग को भी इंक्लूड किया गया है, पीने योग्य साफ पानी, किस तरह से पानी को स्वच्छ रखना है, और साथ ही साथ बेसिक सैनिटेशन, टॉयलेट
होना चाहिए और टॉयलेट किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, आसपास की सफाई कैसे रखना चाहिए, ये सारी जानकारी इसके तहत दी जाती है। नेक्स्ट है कुछ छोटी मोटी बीमारी है तो उसके बचाव और नियंत्रण के लिए भी हेल्प किया जाता है। इसके अलावा वाइटल स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन के बाद उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। हेल्थ से संबंधित शिक्षा दी जाती है और नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम है उसको समय समय पर लोगों को बताया जाता है और उस पर काम किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल केस है, जो यहाँ जो केस ठीक नहीं हो सकता, उसे रेफर करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है, सब सेंटर के द्वारा, जिसको रेफरल सर्विसेज कहते हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग दी जाती है हेल्थ गाइड को, हेल्थ वर्कर्स को, लोकल दाई को, हेल्थ असिस्टेंट्स को, तो ये ट्रेनिंग किसके द्वारा, पीएससी के द्वारा ही, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा ही दी जाती है और इसके अपने बेसिक लेबोरेटरी और सर्विसेज। प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो फैसिलिटीज मिलती है, उन फैसिलिटीज की बात करें तो छोटी मोटी सर्जरी यहाँ होती है, जिसमें है पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी और एमटीपी और माइनर जो सर्जरी है वो यहाँ पर इसकी प्रोसीजर यहाँ की जाती है। इसके अलावा रोम प्रोग्राम मीन्स रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और जिसमें ये देखा जाता है कि मेडिकल कॉलेज जो होते हैं उसमें 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अटैच किया जाता है और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो समय समय पर जाकर वहाँ सेवाएं देते हैं और स्वयं प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। और साथ ही साथ इसका मुख्य पर्पस या उद्देश्य ये होता है इस ओरिएंटेशन का कि जो मेडिकल एजुकेशन के थ्रू जो स्टूडेंट हैं वो एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और दूसरा कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए उसमें एक हेल्प करने की भावना जागृत। नेक्स्ट है पीएससी स्टाफ। पीएससी स्टाफ टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। एक मेडिकल ऑफिसर होता है, एक फार्मासिस्ट होता है, 1 स्टाफ नर्स होता है, नर्स होती है जिसे मिडवाइफ भी कहते हैं, 1 हेल्थ वर्कर होता है, 1 हेल्थ एजुकेटर होता है, 2 हेल्थ असिस्टेंट होते हैं जिसमें एक मेल और दूसरा फीमेल होता है, 2 क्लर्क होते हैं, 1 लेबोरेटरी में टेक्नीशियन जो होते हैं और 1 ड्राइवर। इसके अलावा 4 जो 4th क्लास के वर्कर होते हैं जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, साफ सफाई से लेके हर तरह के मेंटेनेंस का काम ये 4 जो वर्कर हैं उनके द्वारा 4th क्लास के वर्कर के द्वारा किया जाता है। और IPHS को रिकमेंड किया गया है कि पीएससी में कुछ सुविधाओं को बढ़ाया जाए और 6 बेड पर पीएससी हेतु उसे रिकमेंड किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये एस्टेब्लिश बाय अपग्रेडिंग है पीएससी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अपर लेवल को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं और एक कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर होता है वो 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन के लिए होता है। इसमें 30 बेड्स होते हैं, एक्सरे फैसिलिटी होती है, लेबोरेटरी फैसिलिटी होती है। इसके स्टाफ जो होते हैं 4 स्पेशलिस्ट होते हैं जिसमें सर्जन होते हैं, मेडिसिन होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं और शिशु विशेषज्ञ होते हैं, 1 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं। और इस तरह से जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो वहीं से ही सेलेक्ट किया जाता है और उसमें उसे कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस रूरल हेल्थ प्रोग्राम के तहत होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है उसमें जो पेशेंट है वो सब डिवीजन हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और
अपर लेवल के जो हॉस्पिटल हैं, स्टेट लेवल के हॉस्पिटल हैं, उसको भी वो रेफर कर सकता है। नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज को भी वो रेफर कर सकता है अपने पेशेंट को। हॉस्पिटल, रूरल हॉस्पिटल, सब डिवीजन हॉस्पिटल, जो तहसील और तालुका हॉस्पिटल भी कहलाता है, और इसको प्रपोज किया गया है कि इसे कन्वर्ट करके किसमें, डिविजनल हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। सब डिविजनल हॉस्पिटल को सब डिविजनल हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट किया जाए, और जिसकी पॉपुलेशन कवर्ड एरिया होगी 5 लाख। और यहाँ पर जो संक्रामक बीमारी है उसके लिए एक अलग से विंग होना चाहिए प्रत्येक सब डिवीजन हेल्थ सेंटर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी कन्वर्ट करने की बात कही गई है, और इसको कन्वर्ट करके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में कर देना चाहिए, और इसमें 1 CMO और 3 डेप्यूटी CMOs होना चाहिए, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी हमने पिछले साइड में देखा कि हेल्थ हॉस्पिटल को हेल्थ सेंटर में, सब हेल्थ हॉस्पिटल को सब हेल्थ सेंटर में, और डिवीजन हॉस्पिटल को डिवीजन सेंटर में कन्वर्ट करने की बात की। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉस्पिटल प्रोवाइड ओनली क्यूरेटिव सर्विसेज, मतलब जो हॉस्पिटल है वो केवल बचाव के लिए ही सेवाएं देता है, जबकि हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज या इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज देता है। इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि प्रोवाइड जो करता है वो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव, मतलब बचाव के लिए, उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, और उससे ऊपर उठने के लिए। और ये तीनों जो सुविधाएं हैं एक साथ कहाँ मिलता है, एक ही स्थान पर मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से हॉस्पिटल को हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। उसी तरह से हॉस्पिटल जो है उसको हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए क्यों कहा गया, उसका कारण ये है कि जो हॉस्पिटल है उसकी कोई कैचमेंट एरिया नहीं होती, वहाँ लोकल लोग भी आते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं, लेकिन हेल्थ सेंटर की अपनी एक निश्चित सीमा होती है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो डिफाइन होता है एरिया, पूरी तरह से उसकी डेफिनेट एरिया होती है। तीसरी बात ये है कि जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में जो टीम है उसमें केवल क्यूरेटिव स्टाफ होता है, एक नर्स होगा, एक वेट बॉय होगा और डॉक्टर होगा। जबकि यदि हम किसकी बात करें सेंटर की बात करें, तो हम हेल्थ सेंटर में क्या देखते हैं, हेल्थ सेंटर में हमको एक डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल वर्कर्स भी हमको एक साथ प्राप्त होते हैं। तो ये अंतर है, डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। हेल्थ इंश्योरेंस, हमने 5वां जो सेक्टर देखा वो हेल्थ इंश्योरेंस का, चौथा सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस का था। उसमें है ESI और दूसरा है आपका CGHS। ESI जो है ये स्टेट लेवल के इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, और ये स्टेट के एम्प्लॉयज के लिए होता है। ये एम्प्लॉयज उसे पे करते हैं, और ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी जो मजदूरी है वो 15,000 रुपए पर मंथ, उसके लिए ये स्कीम चालू था। और उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जाती है यहाँ पर लिया है। अगर कोई बीमार है, मैटरनिटी के समय उनको सुविधाएं दी जाती हैं। अगर किसी को इंजरी हो गया है किसी एम्प्लॉयमेंट को, तो उस समय उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है, और इसी बीच कहीं उसकी डेथ हो जाती है तो उसे पेंशन दिया जाता है। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट
हेल्थ स्कीम जिसको हम कहते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 1954 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही अफोर्ड किया जाता है। इसकी ढेरों फैसिलिटीज़ हैं इसके अंतर्गत। ओपीडी केयर थ्रू नेटवर्क ऑफ डिस्पेंसरीज हैं, काउंसलिंग जो है, फीस है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, आपका फैमिली वेलफेयर सर्विसेज है। इस तरह से ढेरों जो सुविधाएं हैं इस स्कीम के तहत दी जाती हैं। अदर एजेंसीज में यदि हम देखें तो डिफेंस मेडिकल सर्विसेज है, जिसमें आर्म फोर्स आते हैं। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज इसके अंतर्गत है, और जो डिफेंस जो है वो अपने एम्प्लॉय को एक विशेष प्रकार की सुविधा देती है। इनकी सुविधाएं इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है। दूसरा है रेलवेज हेल्थ केयर सर्विसेज। तो वो रेलवेज भी अपने एम्प्लॉय को हेल्थ केयर सर्विसेज देता है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज देता है। इसके अलावा सैनिटेशन से संबंधित हेल्थ केयर सुविधाएं देता है। हेल्थ चेकअप समय समय पे ये सुविधाएं देता है, और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। अदर एजेंसीज हैं, उसमें यदि हम प्राइवेट एजेंसीज की बात करें तो वो भी एक बृहद मात्रा में हेल्थ सर्विसेज देता है, और ये मोस्टली क्यूरेटिव सर्विसेज होता है, और ये खास करके जिनके पास पैसे होते हैं वो इस तरह की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। अर्बन एरिया के लिए ये सुविधाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देखें तो आयुर्वेदा है, आपका यूनानी है, और होम्योपैथी मेडिसिन इसके अंतर्गत आते हैं। और वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज हैं, जिसमें एनजीओस हैं, और इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे एजेंसीज हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं और जो फ्री में भी हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं। थैंक यू। ये रेफरेंसेस हैं जिसको आप चाहें तो इससे बहुत सारे नोट्स वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू।